Hello everyone, what is up? This is Vishal from the New Phymatics and you are welcome to this channel. We are starting a new series called Revision for various subjects, not various subjects of course. There is physics, chemistry and math. So we are starting with physics and there is a chapter called electrostatics which is the first chapter of the 12th and okay, let's start. So in this chapter we'll try to conclude it around 45 minutes. Yeah. So without any further delay, let's jump right into it. So the first point is given as charging of a conductor. What that does mean? So it is saying that charge on a metal or conducting body is always resided on the outer surface. हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है. क्यों भाई? देखो, बात ऐसा है कि अगर हम एक कंडक्टर पे चार्ज दे दें, अगर अंदर दे दे कोई बात नहीं भाई, अंदर दे दो, उस पर फोर्स लगेगा. या ड्यू टू द म्यूचुअल फोर्स इट विल eventually expand. The charge will expand. The charge will fade away from each other. Until when, bro? Until the point where it will move to the outer surface. और उससे तो बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि उससे बाहर अगर इस मीडियम को कंसिडर करें, इस मीडियम अगर एयर ही कंसिडर करें, वो कंडक्टिंग नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, ताकि ओवरऑल फोर्स ऑन द चार्जेस इज मिनिमम on the outer surface. That's why this point is valid. Okay, ये इतना important नहीं है, बट जानने के लिए अच्छा है. Let's go to the second one. If a charged body is connected with an uncharged body, charge will always travel from charged body to neutral body. This is the indirect way to saying the charge will always travel from higher potential to lower potential. Yeah, देखो तुम लोगों को पता है क्योंकि रिवीजन कर रहे हो. ऑफकोर्स प्लस क्यू चार्ज जो है वो ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल पे होगा इन कंपेरिजन टू ए न्यूट्रल बॉडी. या न्यूट्रल बॉडी पे तो चार्ज ही नहीं है, उस पर पोटेंशियल कहाँ से होगा. और अगर पता नहीं है पोटेंशियल के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर थोड़ी स्लाइड्स के बाद. या दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग चार्ज विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इफ दे आर कनेक्टेड. या एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर बाय इंडक्शन. ये क्या वाला है भाई? तो ये सीधा सीधा यही मतलब है, अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर के पास ले आए तो इट विल अट्रैक्ट सम ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस. अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स भाई ये तो कंडक्टर होना ही चाहिए, ठीक है. और कंडक्टर नहीं होगा तो भाई चार्ज कैसे अट्रैक्ट होगा, मतलब चार्ज कैसे मूव होगा इन द बॉडी. तो ड्यू टू अट्रैक्शन द चार्ज विल accumulate in the outer surface of the conductor. And what charge will accumulate? The charge will accumulate positive to that of the nearing body. Yeah, due to which it will overall develop some charges here. But because this body was neutral initially, so it will also induce some positive charges, so that the net charge in the conductors become zero. Yeah. So this is called the charging of a conductor. इस पिक्चर में भी बहुत अच्छे से दिखा रहा है भाई. अगर तुम पॉजिटिव चार्जेस पास में ले आओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, यहाँ इस तरह पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट होगा ताकि नेट चार्ज यहाँ पे जीरो हो जाए. बट यहाँ पे एक पोलराइजेशन हो गया है. पोलराइज का मतलब क्या है भाई? अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो गया है दैट इम्प्लाइज दिस इज ए पोलराइज बॉडी. या उसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स में, बताएंगे उसके बारे में. हाँ, अब आ गया हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं भाई? कूलम्स लॉ ये बोलते हैं अगर टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का फोर्स देती है, दैट्स इट. या अगर दो पॉइंट चार्जेस है, यह फिगर दिया है ये, तो इन दोनों के बीच में फोर्स इंटरेक्शन फोर्स देगा, ठीक है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला होगा क्या है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. दिस इज वेरी सिमिलर और ऑफ कोर्स दिस इज इज एज लाइक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. या ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? मास था, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है. तो अगर इसके सेपरेशन डिस्टेंस आर है जो यहाँ पे दिखा रखा है ऑफकोर्स, तो ये फोर्स एप्लीकेबल है चार्जेस ऑन द फोर्स ऑन द चार्ज पे, ठीक है. दिस F2 चार्ज ड्यू टू दिस Q1 चार्ज एंड दिस F1 चार्ज ड्यू टू दिस Q2 चार्ज, ठीक है. F1 एंड F2 का डायरेक्शन डिफरेंट है पर उसका जो मैग्नीट्यूड है
वो ऑब्वियसली सेम ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कोर्स, सॉरी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कोर्स, every force has an opposite and equal reaction, so both the charges will experience same amount of charges but the direction will be different. Okay, so हमारा अब बात आ गया इस क्या पे। ओके, so what is this क्या? क्या is nothing but a medium constant. okay, क्या is a medium dependent constant और उसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन चेंज होता रहता है मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फ्री 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 स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन होता है क्या? एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, सो परमिटिविटी मतलब ये थोड़ा सा क्या करते हैं, फोर्स को, जो नेट फोर्स ऑन द चार्जेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडियम। या इवेंचुअली विल कम टू नो अबाउट दैट ऑन द अपकमिंग स्लाइड्स। नाउ यार द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस मतलब ये क्या है, अगर एक चार्ज पे बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा बहुत सारे डायरेक्शन में, तो उन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर सम होगा इन जितने भी फोर्स है इन फोर्सेस के। मतलब अगर रिजल्टेंट फोर्स लिखूँ यहाँ पे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होगा। क्या ये सिंपल है भाई। अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम विल कम टू दिस इन ए बिट। नाउ हियर इज द लिमिटेशन, पढ़ लो भाई। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज। ओके, ये सब जानने की बात है। फिर हियर कम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? If a charge at rest experiences force in a medium or in free space, it is due to the electric field only. If the charge is at rest only. Why is it rest? Because if the charge was in motion, it may experience some magnetic force also. Yeah. So if it is at the rest and it experiences some force, it is called electric field. Yeah. So direction of electric field दिया है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो चार्ज से ही जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड ट्रेवल करता है रेडियली। ओके, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज से आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज खुद जनरेट करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखने वाला है। नेक्स्ट विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम मैथमेटिकली कैसे डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द चार्ज एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए रीजन। ओके, अगर एक सपोज एक 1 यूनिट चार्ज है, अगर इस पर कुछ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड सपोज देयर इज अ चार्ज Q एंड इस पर कुछ फोर्स लगा ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, या और यू कैन से फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QE। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज देयर इज सम Q चार्ज, दिस इज ए सोर्स चार्ज एंड दिस इज ए Q नॉट व्हिच इज ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज डजंट इफेक्ट मच। मतलब टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड फोर्स निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से, ड्यू टू विच दिस Q नॉट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या लिखते हैं? अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उस फोर्स को हम लिखते हैं Q नॉट E। ठीक है, और हम इस फोर्स को लिख भी सकते हैं कुछ अलग तरीके से। अगर इन दोनों चार्ज का डिस्टेंस R है तो इन फोर्स को लिख सकते हैं क्या? Q नॉट Q बाय R² या इक्वल टू Q नॉट E। तो यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा क्या? Q बाय R²।
तो ये एक फार्मूला है। फार्मूला मतलब क्या है, ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है जो हर क्वेश्चन में लग जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कुछ क्यू चार्ज है at a distance r, electric field can be given by this formula. Okay, okay, enough of talking. Now let's go to the charge. Okay, ये तो हो गया जो suppose there is a charge q and at a distance r we have to find electric field. So electric field can be written as by the formula क्या, q by r square, right? This is the electric field due to charge. ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या, कुछ बड़ा चार्ज है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इतने डिस्टेंस आर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे इस चार्ज बॉडी पे। सपोज दिस एलिमेंट व्हिच हैज अ चार्ज कॉल्ड डी क्यू। ओके, दिस ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज at a distance x, suppose from this point p we have to find the electric field at this point due to this whole body, and at a distance x from this point we have considered a elemental elemental charge dq. Okay, this due to this dq the electric field on this p is equal to dE से, तो dE can be written as dE equal to क्या, dq by x square. Okay, so what will be the net electric field due to the whole charge? It can be done by integration because this is a continuous body, so we can provide integration according to the varying quantity of dq and we will find the electric field by this method. Okay, ये तो हो गया एक जनरल मेथड। मैं एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ आप लोगों को। सपोज देयर इज अ रॉड, लेट मी टेक डिफरेंट पेन। सपोज देयर इज अ रॉड length of which is L. Okay, suppose at a distance r from the end of the rod we have to find the electric field at point P. Okay, so वही मेथड से चलते, at a distance x from the point we have considered the element of length dx which has a charge of dq. Okay, which has charge of dq. रेड पेन कहा गया भाई, हाँ dq। तो इस रॉड का जो टोटल चार्ज है वो क्यू है सपोज, ठीक है। तो इस डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम, डी क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर क्यू है टोटल चार्ज, टोटल लेंथ का चार्ज, तो एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का चार्ज इज इक्वल टू which is called charge per unit length, that is denoted by lambda, and it is equal to q by l. Okay, now at the element dx the charge will be dq and dq can be written as charge per unit length into that length. Okay, so lambda dx to q by l into dx, this is dq. So dq, that means this elemental charge is varying with this dx element. Okay, now due to this element let us find electric field on the p. Suppose this is denoted by dE, so dE can be written as क्या, dq by x square because it is at the distance x, so we will integrate. So from where to where x should be integrated, x is taken from this distance, yeah, we will consider various element here, and throughout the length. So x should be considered from x is equal to r to x is equal to this length, and what is this length, this length equal to l plus r. So x can be considered from r, this is r, to x equal to l plus r. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम इससे, क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग, तो पॉइंट डिफरेंट लेते हैं, तो आर से आर प्लस एल, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल, और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे तो क्या होगा भाई, -1/x आएगा, तो -1/x अगर आएगा तो यहाँ से होगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, या ओके, लेट मी चेक वन सेकेंड, तो -1/x आएगा,
ठीक है। हाँ, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड एट ए एक्सियल पॉइंट एट द डिस्टेंस आर। तो ऐसे सब निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सब तो डिराइव नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रिवीजन है। तो बाकी सब तुम वैसे ही डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिया है, एट द डिस्टेंस x वी हैव कंसीडर्ड द एलिमेंट dx एंड वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट p। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दिस। तो ये सब याद रखो, क्योंकि जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डिराइव तो नहीं कर सकते। जेई एडवांस की अलग बात है भाई, जेई एडवांस की तुम तो वहाँ पे डिराइव कर दोगे और इतना सिंपल आएगा भी नहीं, इंटीग्रेशन करके ही करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्रॉप एट इक्वेटोरियल। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्रॉप एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, ये याद रखो भाई। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लिंक एट द सेंटर। हाँ भाई, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली चारों तरफ से अगर सेंटर, तो अगर इस एलिमेंट को ले, इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अगर सेम अपोजिट साइड पे एलिमेंट ले तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ओवरऑल मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दैट्स इट। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज एंड देयर आर वेरियस केसेस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। अगर ये रिंग है तो एक्सियल पॉइंट पे अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें P, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2d cos थीटा। उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सेम जैसे जनरल मेथड से करते हैं, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है क्या, QX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क at the point C. Okay, we'll consider a angular element at a distance theta of with d theta, due to which we'll calculate some electric field dE. We'll component it in the vertical and horizontal direction, according to which if I consider another element here, it will have the same element, same component, and we'll have the dE sin theta and dE cos theta, due to which this and this element will get cancelled and the net element will be d cos theta. अगर we'll integrate this, then the electric field will come out this much, 2kq sin 5/2 डिवाइड बाई 5r²। आपको ये PDF मिलेगा, अच्छी तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो हम रफ वर्क कर रहे हैं, तो या यू विल चेक द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, आइए वी सेम। अगर यहाँ पे एक एट द डिस्टेंस r, विल कंसीडर एलिमेंटल रिंग due to which we will calculate some electric field here, dE will component in x and y direction. Yeah, then the net component will only be in the x direction. Then we will integrate it and the result will be this electric field due to charged ring E equal to sigma by 2 epsilon naught 1 minus x divided by x square plus r square। ये सब क्यों दिखा रहा हो भाई, ये सब याद रखो, स्पेशली दिस टू दिस। एंड अगेन वी हैव नाउ ड्यू टू इन्फाइनाइट शीट। ठीक है, तो एक इन्फाइनाइट शीट कंसीडर करते हैं। वी हैव इन्फाइनाइट शीट, तो एट ए डिस्टेंस एनीथिंग, ओके, तो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विथ ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, Q बाय एरिया, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एट डिस्टेंस P इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट होगा तो ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग शीट में अलग होते हैं। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सेम इंटीग्रेट करके आता है, अच्छी तरह से लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करके आता है। या फिर विल ऑल्सो कम टू नो इन some other parts that this can be derived from Gauss's law also. Okay, not only this, many of the cases discussed here can be derived from Gauss's law also. ठीक है,
Now this is due to non-conducting sheet. Okay, if I consider a conducting sheet, okay, so let me take a conducting sheet right now. And okay, now for a metal sheet, that is metal sheet, let us see from this view. Okay, let us see from this view. Okay, suppose there is a metal sheet from the side view. In a metal, we know that the surface resides on the outer surface of the surface. Sorry, the surface resides on the outer surface of the body, right? If this is a metal which is infinite, of course, the surface will be reside on this surface, on the outer. Okay, there will be no charge on this. So due to this, at a distance p, electric field can be written as सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे हो गया? देखो, अगर इस पार्ट को मैंने एक शीट की तरह लिया, एक शीट की तरह मतलब इसकी तरह अगर लिया, तो इसके लिए जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अगेन अगर इस पार्ट को भी मैंने एक शीट की तरह लिया, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कंसीडर करो यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द डिस्टेंस p इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो अगर मेटल शीट है तो मेटल शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा भाई, दोनों के लिए यूनिफॉर्म होगा. मेटल शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सब जो मैं लिख रहा हूँ राफ पे, ये सब आपको वो अच्छे तरह से प्रिंटेड मिलेगा PDF. ओके, सो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि रिवीजन कर सको. तो बहुत ही कंसाइज और सही तरीके से लिख के दूंगा, ठीक है, PDF में. तो चेक द डिस्क्रिप्शन आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ अपलोडिंग द वीडियो. तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल सेल. अगर ये हेमिस्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो एट द सेंटर electric field can be written as sigma by 4 epsilon naught. Okay, how this is derived? It can be derived by taking a elemental ring here and integrating. Okay, it will be discussed in a detailed class which will be held very soon, or yeah, and I will take the problem in JEE Advanced series also. So yeah, so now just remember this formula. And now the electric field, now we'll discuss the electric field due to a metal sphere. Okay, so let's consider a metal sphere. So we'll consider 3 points, point 1, point 2 at the surface, and this is point 3. Okay, at the distance r. So in a metal, as we know, the charges are at the outer surface of the metal, and it is distributed in such a way that always inside the metal sphere or inside the metal body, electric field is 0. Okay, so electric field is 0 at point P1, which is inside the metal. Please always remember that. Then at the surface, the electric field can be written as K Q if the charges are Q. If the charge is Q, so electric field at the surface P2 point can be written as KQ by A square. A is the radius of the sphere. Okay. Then now at the point P, which is at a distance r from the center, can be written as P3 equal to KQ by r square. Okay. Again, this can be considered as a sphere. The point charge, if I assume from this point 3, then it can be derived like that, and the formula is same as that of a point charge. Okay. Now electric field due to a non-conducting sphere. This is due to the metal sphere or a conducting sphere, right? And this is due to a non-conducting sphere. देखो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे कुछ अलग होता है. विल
consider a sphere at a distance x which is x is less than r, due to which at the distance x, suppose there is a point p1, and at the p1 electric field is written as k. If the charge is q, overall charge is q, electric field is written as k qx by r cube. What is r? R is the radius of the sphere. So this is also a formula for a non-conducting sphere at a distance x which is inside the sphere, and it is also derived, and I am not deriving it right now. Okay, and at a surface p2, electric field can be written as same as the metal sphere. It is given as k q by r square. Okay, you can derive it from here also. If I put x equal to r, then r cube get cancelled and k cube by r square. At the distance p, it is as same as the metal sphere, yet p equal to k cube by, this distance is r, suppose k cube by r square. Okay, so yeah, these are the electric fields at different points of the spherical shell, non-conducting shell. Okay, so I'll come to it again. Let me go to the previous point. Suppose I will, I will use this rough space. Okay, and I have another case of very long, what happened, man? So I have another case of very long charge conductor, and which is charged with a linear charge density lambda. So due to this, at the distance r, the electric field is given as 2k lambda by r. This is also a very important point, so you must remember it. Okay, so there is a point missed, so I have rectified. Now this is another case. Here the electric field is maximum, as it is varying with x, not linearly, of course, in a very weird function. So where is the electric field maximum? I will take it here. ओके, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वहाँ पे क्या दिया है, के क्यू एक्स बाई, ये नहीं है भाई, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2. ठीक है, तो अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम अगर हमें चाहिए किस जगह पे है, तो हमें डी ई बाई डी एक्स ज़ीरो करना पड़ेगा. वहाँ से जो 2x का वैल्यू आता है, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू एंड माइनस आर बाई रूट टू. या तो इन दोनों जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है. तो ये भी एक पॉइंट है जो कि रिमेंबर करना है. सो ओके, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा प्लस आर बाई रूट टू एंड माइनस आर बाई रूट टू मैक्सिमम वैल्यू. तो वहाँ से हम यहाँ से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो उस केस के लिए. हाँ, ये राफ है, थोड़ा सा लग रहा है तुम लोगों को, क्योंकि हम PDF प्रोवाइड करेंगे तुम लोगों को. ठीक है, तो जो इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ग्राफ में ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का होगा. या तो कुछ इस टाइप का होगा. एट दिस प्लस आर बाई रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एट दिस माइनस आर बाई रूट टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम. या मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों मैक्सिमम ही है. देन विल कम या दिस केस. यहाँ भी एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम जो कंडक्टिंग स्फीयर से है. लेट मी टेक ए डिफरेंट फैन. बहुत रेड हो गया है सब जगह, तो ब्लैक ले लेते हैं. सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज ई. ओके, so inside a metal sphere or conducting sphere electric field is 0. So let me take another pen. So inside the metal sphere electric field will be 0. Okay, electric field will be 0. So up to this r point.
and until after that electric field will vary according to, this is R suppose, because it is accordance with R. So after that electric field will decrease in inverse square form. Okay, at this point electric field will be maximum, then electric field will be decreased eventually. So this is the graph of a conducting sphere. So eventually due to non-conducting sphere also we can draw graph, which are pretty important because JEE मेंस में तो आता ही रहता है ये सब, ठीक है, ड्रॉ करना. तो let me take, suppose this is R and this is electric field. yeah? So जब तक हम x R को, जब तक हम R को, ये R ले लेते हैं भाई, या this is R, sorry, this is R, where R is less than R suppose. तो ये R अगर R से लेस है तो this electric field is linearly increasing with the distance. Yes, so up till R this will linearly increase. After that it will decrease in same manner at inverse square law, that is hyperbolic function, sorry, according to the hyperbola. So it will decrease at the inverse square law. So this is the graph of a non-conducting sphere. So yeah, this is the first part of our video. Second part of our video will be uploading soon. So thank you for watching. Yeah, like our content, subscribe to our channel.